हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर आबव्यू। हमने कर रहे थे आबव्यू की विविध एक्सरसाइज और विविध के भी कर लेते 6 क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के पूरी एक्सरसाइज खत्म, यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बच्चों, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए वो मैं आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होगा, तो मैं आपको पढ़ के समझा लेता हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माता है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं बना रहा है, एक्स, वाई और जेड। इसका उत्पादन करता है और जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय मूल्य करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री को सूचित करते हुए एक निर्देशांक बनाता है, जिसमें आपको एक टेबल दी हुई है, जिसमें एक साइड लिखा हुआ है बाजार 1 और 2 और दूसरा साइड लिखा हुआ है उत्पादन, और उसके नीचे आपको लिखा हुआ है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। और फिर 2 स्थितियां दी हुई हैं। पहली स्थिति में कह रहा है, यानी एक कंडीशन में कह रहा है कि यदि एक्स, वाई और जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये हो, तो प्रत्येक बाजार की कुल लागत या कुल आय आबव्यू के बीजगणितीय सहायता का उपयोग करके निकालनी है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 में जो लागत है वो 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है, तो आपको कुल लाभ ज्ञात करना है। देखिए दोनों ही स्थिति में से मैं पहली स्थिति आपको करके बताता हूँ, और आपको इसमें क्या लगाना है, तो आपको इसमें आबव्यू बीजगणित की सहायता से प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले जो आपको उत्पादन की टेबल दे रखी है, इसको आबव्यू रूप में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आबव्यू रूप में लिखने पर, आबव्यू रूप में लिखने पर, ऐसा हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चनों में किया था। जब हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता तो हम उसे आबव्यू रूप में लिखते थे। तो अगर मैं इसको आबव्यू रूप में लिखूं तो ये मेरा एक आबव्यू बन जाएगा, जो कि है 10,000 और यहाँ लिखा हुआ है 2,000, फिर लिखा हुआ है 18,000, ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है 6,000, फिर लिखा हुआ है यहाँ 20,000, माफ कीजिएगा, यहाँ है 20,000 और यहाँ है 8,000। अच्छा जी, अब देखो दो स्थितियां हैं, एक है ए और दूसरी है बी। तो अगर हम ए की बात करें तो रेट की लिस्ट कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। ये 3 आपको रेट दे रखे हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2.5, 1.5, 1.00। तो ये आपको रुपए में दे रखे हैं। अब सेकंड स्थिति में वो जो लास्ट वाला पैसे में दे रखा है, उसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम एक काम कर लेते हैं, आप भी रूप में लिखना है तो बस इसको सॉल्व कर लो, गुणनखंड कर लो और सॉल्यूशन आपके हाथ में है। तो करो भाई इसको जरा सॉल्व, तो कर ही लोगे, आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना। देखो ये रही आपकी पहली पंक्ति और ये रहा आपका कॉलम। कर दो जरा मल्टीप्लाई भैया, क्या आ जाएगा। तो करते हैं सर मल्टीप्लाई, 10,000 की 2.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। तो ये आप खुद से कर लेंगे, 10,000 इंटू 2.50 और प्लस यहाँ पे लिख लेना 2,000 इंटू 1.50 और प्लस 18,000 इंटू 1.00। ऐसे ही सेम यहाँ पर हो जाएगा 6,000 इंटू 2.50, फिर हो जाएगा 20,000 प्लस 20,000 इंटू 1.50 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 8,000 इंटू 1.00। तो बेटा इस तरीके से आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ, आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा इसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू ऊपर आएगी और एक वैल्यू नीचे आएगी। तो आपको 2 बाजार दिए हुए थे, ये आपका बाजार फर्स्ट था और ये आपका बाजार सेकंड था। तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन के लिए लाइन कह रहा है कि आप भी बीजगणित की सहायता में बताइए प्रत्येक बाजार में कुल आय कितनी है। तो जो भी ये आपको वैल्यूज मिलेंगी, जो आप इसको सॉल्व कर लोगे, जैसे आप डायरेक्ट अगर मैं करके बताऊँ आपको, जैसे 2.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 टाइम्स करूँ, चलिए एक बार कर ही लेते हैं यार। आप भी कहेंगे कि क्या गुरुजी सारे क्वेश्चन हम पे छोड़ रहे हैं। चलो कर आगे छुट्टी करते हैं। 2.5 के 1 में करते हैं, तो यहाँ हो गया जी 2.5, ठीक है। अच्छा 25 दिखाना 25, बाकी एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो भैया बचे हुए यहाँ पे 3 जीरो, तो ये हो चुका होगा जी 25,000, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ कर लेते हैं 1.5 की मल्टीप्लाई, तो प्लस आकर के लग जाएगा जी 15 दूनी 30, यानी कि हो चुका होगा 3 और उसके बाद मांगे होंगे भैया 2 और 3 जीरो ये थे, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई करें ना बेटा, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 यहाँ से आ जाएगा भैया 2,000 की 1.5 में करेंगे 3,000 आ जाएगा, प्लस फिर 18,000 का 18,000 ही रहेगा। इसी तरीके से, अच्छा मैं पहले का ही सॉल्व करके बता दूं क्या, दूसरा आप खुद से कर लेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, है। चलिए पहला ही बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, है ना। 25 और 3 28, 28 में 8 ऐड करेंगे तो 28 और 8 हो गए आपके 36, 36 में 10 ऐड करेंगे 46।
तो पहले का तो आंसर आ गया भैया 46,000, यानी कि पहले वाले जो आपका बाजार है उसकी कुल आय कितनी मिलेगी 46,000। दूसरे वाले की आय आप निकाल लेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप कर लेंगे, ठीक है कर लीजिएगा। चलिए ये अपना थोड़ा सा आपका HW हो गया, थोड़ा सा आप अपने हाथ भी चलाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए जिसके लिए x की मल्टीप्लाई इस आव्यूह में हो रही है और ये आव्यूह मिल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। मुझे बताओ बेटा ये कितने का मैट्रिक्स है, इसकी कोटि क्या है, तो आपका जवाब होगा 2x3। भाई 2 पंक्तियां 3 कॉलम है, इसकी क्या कोटि है, तो आपका जवाब होगा जी 2x3। अब मैंने आपको ना जब आव्यूह की गुणनखंड विधि की प्रॉपर्टी समझाई थी तो मैंने कहा था बेटा दो आव्यूह की जब गुणा हो रही है और जो तीसरा आव्यूह बन रहा है उसकी कोटि जो होगी वो इन दोनों आव्यूह पे डिपेंड करेगी। अब आप कहेंगे कैसे, अब ये जो आव्यूह है ये 2x3 का है, यानी डेफिनेटली हमारे पास x आव्यूह जो होगा वो 2x2 का होना चाहिए, यानी ABCD। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये आव्यूह है x का, उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसकी 1 4 2 5 3 6 में, तो मुझे बराबर मिलना चाहिए -7 -8 -9 2 4 6। एक बार करके देख लेते हैं। लेट सपोज हमने x आव्यूह ये मान लिया, करो जरा मल्टीप्लाई। पहली पंक्ति पहला कॉलम, a की एक में a प्लस 4b, उसके बाद a की दूसरे में कर लेते हैं 2a प्लस 5b, फिर तीसरे में कर लेते हैं 3a प्लस 6b, दूसरे की कर लेते हैं c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, और बराबर इधर से कितना है जी -8 -8 -9 2 4 6। तुलना करो जरा, तुलना करके यहाँ पर आंसर मुझे बताओ। a प्लस 4b का मान किसके बराबर है, -7 के। a प्लस 4b का मान -7 के बराबर है और 2a प्लस 5b इसका मान -8 के बराबर है। 2a प्लस 5b इसका मान -8 के बराबर है। अब देखो यहाँ सॉल्व करने का तरीका विलोपन विधि। भाई अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर देता हूँ तो यही समीकरण हो जाएगी 2a प्लस 8b बराबर -14। अब मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, यानी चिन्ह पलट गए, माइनस प्लस माइनस खत्म। तो आप यहाँ से जवाब दे देंगे माइनस का 3b बराबर 8 और 6 14, यानी कि याजी सॉल्व करा करके b का मान आ गया -2 और b का मान -2 आया। ऐसा समीकरण नंबर 1 डालो। कौन सी थी समीकरण नंबर 1, ये थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b का मान रखो तो आ जाएगा a प्लस 4b यानी कि 8 बराबर -7, यानी a बराबर आ जाएगा -7 प्लस 8, तो आपका जवाब होगा 1। इसी प्रकार से लास्ट की 2 समीकरण की तुलना करो तो c प्लस 4d का मान 2 के बराबर है, यहाँ लिख लेते हैं c प्लस 4d का मान 2 के बराबर है। आगे 2c प्लस 5d का मान 4 के बराबर है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, तो ये हो चुका होगा 2c प्लस 8d बराबर 2 to 4, माइनस 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 खत्म, माइनस का 3d बराबर 0, यानी कि d का मान 0 है, और अगर d का मान 0 है तो c का मान 2 है। और इस तरीके से आपको ABCD अगर मिल गए तो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, तो एक्चुअली में जो मैट्रिक्स है भाई वो A कितना था, तो आपका जवाब होगा 1, B कितना था, तो आपका जवाब होगा -2, C कितना था, C 2 था और D 0। तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेना। मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स मान लिया, X मैट्रिक्स, जो कि मुझे निकालना था 2x2 का ABCD। फिर मैंने उसकी इस वाले मैट्रिक्स में एज कंडीशन दे रखी थी, गुणा कर दी और बराबर में ये रख दिया। अब बच्चा यहाँ से ना मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है, एक बार फिर से समझा लेता हूँ। देखो ये जो पंक्ति का पहला अवयव है इस वाले आव्यूह का वो है a प्लस 4b, किसके बराबर होगा, -7 के, ये आ गया। दूसरा अवयव क्या है 2a प्लस 5b, किसके बराबर होगा, -8 के, ये आ गया। अब यहाँ पे विलोपन विधि लगानी है, यहाँ a दे रखा है और यहाँ 2a, तो मैंने ऊपर वाले समीकरण में 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा करते ही a हो गया 2a, 4a हो गया 8b और 7 हो गया -14। अब देखो यहाँ भी चिन्ह प्लस, यहाँ भी चिन्ह प्लस, तो हमने डायरेक्ट घटा दिया तो a खत्म हुआ, b सॉल्व हो गया, और फिर वो b का मान हमने इस समीकरण में रखा, a का मान आ गया। इसी प्रकार से हमने फिर c और d वाली सॉल्व करी, तो इस प्रकार से d और c का मान निकल के आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। चलिए अब देखते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर a का मान अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है और ये इस प्रकार है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू i है, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है। अच्छा देखो यहाँ दे रखा है a स्क्वायर बराबर है i के। अगर a स्क्वायर बराबर i है तो एक्चुअली में a स्क्वायर होगा क्या, तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर इज a इंटू a, और अगर a इंटू a की बात करूँ तो थोड़ी सी जगह की सॉल्ट इस वजह से डायरेक्ट करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा,
मल्टीप्लाई करो जरा, ये रही पंक्ति, ये रहा कॉलम, अल्फा अल्फा बोले तो अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा बोले तो गामा बीटा। चलिए दूसरे की बात करें तो अल्फा बीटा और माइनस गामा बीटा, अल्फा बीटा, ये भी अल्फा ही था ना, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा तो जीरो हो गया। देखो भाई अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा जीरो हो गया। आगे बात करें गामा और अल्फा तो हो चुका होगा गामा अल्फा, फिर माइनस अल्फा और यह हो चुका होगा माइनस गामा अल्फा। देखो सेम गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा तो ये भी क्या हो चुका होगा, तो आपका जवाब होगा जीरो। अगले बात करें गामा बीटा तो ये हो चुका होगा गामा बीटा और माइनस ये हो चुका होगा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। तो दो चीज़ें मिली मुझे जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा, और ये किसके बराबर है एक्चुअली में, आई के। आई क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 100 का। यानी कि मैं एक कंपैरिजन के लिए सीधे सीधे बताऊँ तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी अब एक है। यानी कि मुझे मोटा मोटा इसको मैं अगर मिटा करके आपको एक चीज़ बोलूँ, मोटा मोटा थोड़ा राइट पेन से दिखाता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जो है आपका आया अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा का वैल्यू 1 है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि किसके बराबर है, आई के, जो कि है 1001। अच्छा, तो अगर इसका मान 1 है तो हमें ये कंडीशन चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस कंडीशन को बनाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को उधर ले जाइए या फिर इस एक को उधर ले आइए। अब हमारे पास हर जगह में एक जो है प्लस में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो हर एक ऑप्शन में 1 प्लस का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा या बीटा गामा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंडीशन ही पॉसिबल है बराबर जीरो। कौन सी कंडीशन है, तो भाई आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो सी कंडीशन ऐसी है जो कि पॉसिबल है इस सिचुएशन के लिए, तो सी इज योर राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि यदि एक आव्यूह, ध्यान से देखना, सममित भी है और विषम सममित भी, तो वो कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को मिटान रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखा थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है मेरे साथ में, यही एक समस्या है, इसी वजह से मैं लेक्चर छोटे छोटे डाल रहा हूँ। चलिए कह रहा है कि ए की आव्यूह, तो देखो सपोज कर लेते हैं ए की आव्यूह है, लेट सपोज कर लेते हैं ए डैश बराबर है, अगर ये सममित है तो आपको जानते हैं ये होगा, और ए डैश बराबर माइनस है, ये तब होगा जब विषम सममित है। आई होप यू गेट द पॉइंट। सममित है तो डैश उसके बराबर होगा, विषम सममित है तो डैश माइनस के बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो तो आपका जवाब क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऐड कर दो और राइट साइड में ऐड कर दो, यानी कि एक बार ए और प्लस माइनस ए, तो आप इधर से आ गया 2a डैश बराबर 0, यानी कि a डैश बराबर 0। अब मुझे आप एक बात बताओ, यदि किसी आव्यूह का a डैश यानी कि परिवर्त 0 है, यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि आव्यूह का परिवर्त 0 है, चूंकि आव्यूह परिवर्त 0 है, इसीलिए आव्यूह भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा ऑप्शन, यानी कि एक आव्यूह यदि सममित भी हो और विषम सममित भी, तो वो सदैव सदैव कैसा होगा, 0 आव्यूह होगा। आइए अब बात कर लेते हैं लास्ट और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर आव्यूह के लास्ट क्वेश्चन की। क्या रहा है कि ए एक वर्ग आव्यूह है, और वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर है, तो सिद्ध करके दिखाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से लेक्चर्स थोड़े से लंबे हो चुका है ये वाला, काफ़ी सारी चीज़ें इस लेक्चर में, एक ही लेक्चर में मैंने कवर करने की कोशिश कर ली है। मेरे को नहीं लगा था कि लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली खींच चुका है। चलिए अब खत्म करके इसको छोड़ेंगे। एक चीज़ याद रखना, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ए स्क्वायर का वैल्यू बेटा ए है और आपको वैल्यू ज्ञात करना है आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a का। ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ, डायरेक्ट लगाओ ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस 7a बराबर आई की क्यूब, तो कितना भी हो वैल्यू आई होगा, प्लस ए की क्यूब को लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3i की मतलब i हो गया, और i इंटू ए करेंगे यानी यहाँ से होगा 3i लिख लेते हैं प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं i इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आपने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a, तो इसको भी हो गया 3i इंटू ए माइनस 7a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे a, तो इसकी जगह पर आ गया a प्लस। देखो अगर किसी भी आव्यूह में i का मल्टीप्लाई होता है तो वही आव्यूह आता है, ये हम जानते हैं, यानी i इंटू ए हो जाएगा 3a, यहाँ से भी हो गया 3a और माइनस यहाँ से क्या आया 7a बराबर i प्लस ये हो चुका होगा a स्क्वायर प्लस 3a 6a माइनस 7a
बराबर आई स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है आप कहोगे ए, तो ए प्लस 6a माइनस 7a, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चुका होगा आई प्लस 7a और माइनस 7a, ये गया आपस में, आंसर इज आई एंड इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अब्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। लेक्चर लंबा हो चुका है, थोड़ा सा लंबा हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हमने कर ली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपने a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है एंड द गिवन कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई लगाई है, और एक और कंडीशन लगाई है कि किसी भी आव्यूह में अगर आई की मल्टीप्लाई होती है तो वही आव्यूह आता है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, सममित और विषम सममित आव्यूह तभी पॉसिबल है जब a डैश बराबर a होगा, a डैश बराबर माइनस a होगा, दोनों जोड़ लोगे दैट a डैश विल बी 0, a डैश 0 तो मतलब आव्यूह 0, तो शून्य आव्यूह हो गया। 9th क्वेश्चन, ए स्क्वायर बराबर आई दे रखा था तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाला, उसकी कंपैरिजन आई से किया तो 1 इज इक्वल टू बराबर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा के। अब चूंकि हमें ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे जिसमें सारे में ए जो है वो प्लस था, तो हमने अल्फा स्क्वायर और गामा बीटा को उधर पहुंचा दिया, तो दोनों हो जाएंगे माइनस। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, एक्स आव्यूह निकालना था, अपनी तरफ से मान लिया ABCD एक 2x2 का मैट्रिक्स है, उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी जिस मैट्रिक्स की, एज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, इक्वल टू में जो मैट्रिक्स था उसके बराबर रखा, अवयवों की कंपैरिजन किया, इक्वेशन प्राप्त करी, इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व किया एंड हमने एक्स वाई जेड ABCD के मान, माफ कीजिएगा ABCD जो अवयव या कह लीजिए जो आपको आव्यूह माना था उस आव्यूह के हमने मान निकाले। एंड एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा था जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आव्यूह विधि यूज करनी थी, आव्यूह को बीजगणित यूज करना था। बेसिकली आपको आव्यूह का एक मैट्रिक्स बना हुआ दे रखा था, उसी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई कर दी, इनटू में रेट भले की, और साथ में हमने जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें दो वैल्यूज कह लीजिए मैट्रिक्स के अंदर आपका फर्स्ट बाजार और सेकंड बाजार था उसके लिए टोटल अमाउंट प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 यानी कि आव्यूह खत्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है सारणिक के ऊपर। तब तक के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।